बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हुसैन थेबो। इस वक्त हालिया हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है। सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं। हालिया कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कराची में आके और पहली मैच की इनॉग्रेशन भी की, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी बेहतरी आ रही है। लेकिन ये जो एक डंपर माफिया है और ये जो टैंकर माफिया है, इसके ख़िलाफ़ पॉलिटिशियन बात भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट इसका रिस्पॉन्ड भी कर रही है। ये बेसिकली है क्या? इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बात करेंगे। मुल्क में बेहतरी आ रही है, ख़ास तौर पे हमारी जो SIFC की टीम है अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब, वो ज़बरदस्त काम कर रही है। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। अगर हम स्टॉक एक्सचेंज को देख लें तो स्टॉक एक्सचेंज हमारी डे बाय डे डेवलप कर रही है, तरक्की हो रही है, रुपी हमारा स्ट्रेंथन है। हमारे इस वक्त रिज़र्व्स तकरीबन $13 बिलियन के करीब हैं। अगर हम महंगाई की शरह देखें तो गवर्नमेंट ये अश्योरेंस दे रही है कि हम उसको 40 से कम करके उसको 13 पे लाए हैं, लेकिन ये सिंगल डिजिट में लेकर आ जाएंगे। क्या इससे आम आदमी को फ़ायदा भी हो रहा है? वो जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आम आदमी तक पहुंच रहा है? इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारी जो जुडिशरी है, ख़ास तौर पे 26 अमेंडमेंट के बाद जिस तरह से अभी हमने हालिया देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया है। हमारे पास मुस्तनद पैनल है इस पे बात करने के लिए। अहमद चुनैद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिज़नेस लीडर हैं, उसके साथ साथ CPLC के मशहूर और मारूफ चीफ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब अभी तारुफ करा रहे थे किसी को, तो मैंने इनको मना किया। मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं है, आपने आज के बाद किसी को तारुफ नहीं कराना है, क्योंकि आपको सब लोग जानते हैं। आप फार्मर्स हाई कोर्ट के जज हैं, लीडिंग पाकिस्तान के वकील हैं, और आप एक फिलंथ्रापिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ मलिक कामरान साहब हैं जो बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, और उन्होंने अभी हालिया जो SIFC की लैंड है वहाँ पे पंजाब में, वो वहाँ पे लैंड एक्वायर की है और वहाँ पे प्रॉपर फार्मिंग भी कर रहे हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। चुनैद साहब, सबसे पहले आते हैं, ये जो कराची में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्या ये जो डंपर माफिया बेसिकली ये इशू है क्या? अभी हमने देखा किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने उस पर बयान भी दिया, उसके बाद फिर उसका अरेस्ट भी हुआ, फिर कुछ गाड़ियाँ भी जली। ये इसके पीछे कोई माफिया है या वाकई ये रियल इशू है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, पूरे पाकिस्तान को पता है कि यहाँ पर डंपर ओनर्स कौन हैं, यहाँ पर टैंकर माफिया वाले कौन हैं, और बेधड़क कराची की सड़कों पे ये दंदनाते फिरते हैं, और कराची के मासूम शहरियों की जानें जो हैं वो इनकी लापरवाही से चली जाती हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं एज सोशल सर्विस के तौर पर और सिविल सोसाइटी की जानिब से कि भाई हर जगह, हर मुल्क में, हर शहर के अंदर हर किस्म की ट्रैफिक होती है। ये ट्रैफिक अगर यहाँ है तो हम इसको कबूल करते हैं, लेकिन फिर इस ट्रैफिक के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गाड़ियाँ चलानी चाहिए। ये ना हो कि आंख बंद करके मासूम शहरियों की जानें जो हैं वो ज़ाया जाती जाएँ, चाहे वो मोटरसाइकिल सवार हों, चाहे वो पैदल सवार हों, चाहे वो बस के इंतज़ार में खड़े हुए हों, या चाहे वो छोटी गाड़ियों में जा रहे हों। ये एक बहुत अफसोसनाक अमर है कि कराची की जो ट्रैफिक पुलिस है उसको मैं समझता हूँ कि इस पर काम करना चाहिए। उन लोगों को जो है वो जो भी हैं इसके ओनर्स, जो ड्राइवर जो हैं उनको जो है वो नकेल डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि आपने ये देखा होगा कि जितने भी ये रैशलेस ड्राइविंग है, चाहे वो डंपरों की तरफ से हो, चाहे टैंकर माफिया की तरफ से हो, उसमें बड़े यंग एज के लड़के होते हैं, और इसका मतलब ये है कि ना उनके प्रॉपर लाइसेंसेस होंगे, ना उनके प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, और वो इतनी बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियाँ लेके सड़कों पे आ जाते हैं, और फिर जब थोड़ी तेज़ रफ्तारी करते हैं तो गाड़ियाँ उनके काबू से बाहर हो जाती हैं और मासूम चेहरों की जानें ज़ाया जाती हैं, चाहे उसमें कोई भी हो। यहाँ हम ज़ात पात की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम किसी फ़िरक़े की बात नहीं कर रहे,
यहाँ हम इंसानी जान की बात कर रहे हैं। तो इंसानी जान जो है वो इन तमाम चीज़ों से बालातर है और इसको जो है वो बड़ी सख्ती से नोटिस लेकर इन तमाम जो व्हीकल हैं उनको जो है वो मैन करने की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत अहम किरदार होता है, उनको अपने एक रोल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसमें अदा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। ख्वाजा साहब, अभी हम हालिया देखें कि जब से 26th अमेंडमेंट हुई है आइन के अंदर जो तरमीम आई है, उसके बाद जजेस क्या वाकई एक दूसरे के ख़िलाफ़, जिस तरह से अभी हमने देखा हालिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया, क्या वाकई इख्तलाफात आप नहीं, कह इसमें सकते तो कोई इख्तलाफ नहीं है। एक्चुअली ये है कि ये जो 5 जजेस का हुआ है वो तो उन्होंने एक अपनी सीनियरिटी क्लेम करने की पिटीशन की है, क्योंकि देखें ना लॉ में ये चीज़ अवेलेबल है, तो सर्विसेज एक्ट्स भी हैं, जो भी हैं, सारा दिन दूसरे लोगों की सीनियरिटी के केसेस डिसाइड करते हैं, तो उनका एक राइट बनता है कि वो अपनी सीनियरिटी भी कहीं से जाके डिसाइड करवा लें। अब जो बंदा क्लेम कर रहा है कि भाई मेरी बारी थी चीफ जस्टिस बनने की, मैं सुपरसीड इलीगली हो गया हूँ, तो फिर उसको तो राइट है ना कि वो जाके प्रूव करे, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ये तो मतलब कानूनी राइट है। बट वो इसको अगर हम ऐसे इंटरप्रेट ये अलग करें, बात है कि डिसिप्लिन जो कहता है कि भाई थोड़ा सा जैसे ना आर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन होता है, कोई और जो भी वर्दी वाली होते हैं, इसी तरह हम भी एक यूनिफॉर्म वाले हैं, हमारा भी एक डिसिप्लिन है, तो इट शुड बी केप्ट। तो घर का मसला था, यही पॉइंट उठाने वाला था, घर का मसला था, घर में तय होना चाहिए था। सीनियरिटी की अगर बात हो रही है तो सिलेक्शन ऑफ जजेस दुनिया में भी ऐसे ही होता है, जिस तरह से हमने 26वीं तरमीम की है हमारी, जैसे आपने अफवाज पाकिस्तान की बात की कि वहाँ पे भी इस तरह से होता है, वो एक एग्जाम्पल है। तो इसमें कोई रियासत, तो अमेरिका में भी इस तरह से सिलेक्शन होती है, तो वो कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं क्रिएट करना चाहिए। या आप बुरा मानने वाली बात नहीं थी, अगर किसी का राइट तलफ हो गया है तो ये बात आपस में भी बैठ के तय हो सकती थी। और बहरहाल वो चले गए कोर्ट, इसलिए कि वो खुद जज हैं, सारा दिन लोगों को रिलीफ देते हैं, तो उन्होंने कहा हम भी अपने लिए जाके रिलीफ मांग लें। लेकिन वो जज होने के नाते फिर जो लोगों को रिलीफ देते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो बड़ा लोग भी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। असल तो आपको लोगों को रिलीफ देने के लिए बैठे हुए हैं, मांगने के लिए नहीं बैठे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मलिक कामरान साहब, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, आप टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल करूंगा वो SIFC के रिगार्डिंग होगा, जो अभी आपने लैंड ली है वहाँ पे, और जो वहाँ पे आप एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर हमारे नाजरीन को अगर आप बताएं कि आपने ये कैसे लैंड एक्वायर किया, वहाँ पे प्रोसीजर क्या है, डिफ़िकल्टीज़ क्या आई, फैसिलिटीज़ क्या आई, जो आप इस वक्त वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का और अपॉर्चुनिटी देने का कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। आपने बात की SIFC की। SIFC एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है आज के दिन में, और इसके अंडर जो कारपोरेट ग्रीन इनिशिएटिव है, जिसमें लिम्स एक इनका लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक इदारा चल रहा है, उसमें बहावलपुर में लैंड्स जो हैं वो लीज़ पे दी गई हैं। ठीक सर। और ये एग्जैक्ट अपना परफेक्ट एग्जांपल है वन विंडो ऑपरेशन की। राइट। और मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया कि जो काम आपका पाकिस्तान में कल्चर बना हुआ है कि जी महीनों तक कोई भी जो काम है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 वीक से 2 वीक में आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करके आप उस पर जाके अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर एक फूड इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू चल रहा था 3 साल पहले, आपको पता है गंदम का एक बहुत बड़ा बुहरान पैदा हो गया। तो अभी मेरा ख्याल है कि इस टाइम 7 लाख एकड़ से ज़्यादा गंदम वहाँ पे काश्त हुई और बड़ी अच्छी यील्ड वहाँ पे आ रही है। तो जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी और डेवलपमेंट हो रही हैं, डेयरी, लाइव स्टॉक, ये सब वहाँ पे आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट में हेल्प करेंगी पाकिस्तान की एग्री प्रोडक्ट्स को। तो ये एक बड़ा लैंडमार्क इनिशिएटिव है। आई विश कि ये प्रोजेक्ट ग्रो करे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए और लोकल भी जो लोग इसमें कर रहे हैं, और इसको प्योरली एक कारपोरेट लेवल पे किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी आउटपुट कन्वेंशनल फार्मिंग से थोड़ी बेहतर भी है इसमें। बिल्कुल ठीक है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, इस पर हम मोहम्मद जुनैद साहब से भी बात करते हैं, क्योंकि SIFC के जितने भी मीटिंग्स हो रही होती हैं उनको जो होते हैं वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब कर रहे होते हैं। तो मोहम्मद जुनैद
जुनैद साहब उन मीटिंग्स में भी होते हैं, उसके जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं हमारे इस वक्त। अगर हम देखा जाए जो वन विंडो की मलिक साहब ने बात की, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ये चाह रहे हैं कि हमें वन विंडो की तरफ ले जाएं। ख़ास तौर पे जो रियल इस्टेट का सेक्टर है वो इस वक्त थोड़ा सा रुक सा गया है, उसको भी किसी तरह से सॉल्यूशन की तरफ, वन विंडो की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से SIFC के प्रोजेक्ट्स में हमने एक वन विंडो सॉल्यूशन का ऑप्शन दिया है, इसी तरह से मुख्तलिफ जो बिज़नेस सेक्टर हैं, ख़ास तौर पे एक अंदाज़े के मुताबिक हमारे पास जो FDI आती है वो कोई 58% हमारा रियल इस्टेट में जाता है। जो रियल इस्टेट इस वक्त थोड़ा सा उनको रिजर्वेशंस हैं। अहमद जुनैद साहब का ताल्लुक़ जो है वो एक बिज़नेस कम्युनिटी से है और सबसे ही कनेक्टेड है। जुनैद साहब, जिस तरह से कमरान साहब ने कहा कि SIFC के प्रोजेक्ट में वन विंडो ऑपरेशन जो उसने बड़ा फैसिलिटेट किया है, तो इस तरह से जो मेरी ख़ास तौर पे आबाद से बात होती है तो वो भी ये कहते हैं कि वन विंडो दें, ये SBCA, ये फलाना डिपार्टमेंट, ये हमें बड़ा तंग करते हैं। तो इस पर कोई काम हो रहा है, कोई सिल्वर लाइनिंग? देखिए, बिल्कुल सही कहा, ये वन विंडो ऑपरेशन ने बिज़नेस को काफ़ी फैसिलिटेट किया है और ये सिर्फ एग्रीकल्चर तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे शोबे हैं जिनमें इन्होंने वन विंडो ऑपरेशन के लिए SIFC के जो मुंतज़मीन हैं वो उस पर काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो बड़े लॉन्ग टर्म पेंडिंग थे, रिज़ॉल्व नहीं हो रहे थे। SIFC की कमेटी में जब गए तो उन्होंने बैठ के इसका फ़ैसला किया, मुतल्लिका डिपार्टमेंट को बुलाया, मुतल्लिका जो लोग हैं उनको हिदायत जारी की और उसके बाद वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व हुए। मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद बात है। जिस तरह वन विंडो ऑपरेशन एग्रीकल्चर के लिए है या SIFC से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए है, वैसे ही जो है वो आबाद के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी होना चाहिए कि सबसे बड़ी तकलीफ़ जो है, मैं समझता हूँ कि बिला तकल्लुफ़ में ये कहूँगा कि कराची सबसे बड़ा हैज़र्ड इस मामले में कि वहाँ पर जो मुश्किलात हैं नक्शे पास कराने के और बहुत सारे उमूर के, वो काफ़ी टाइम ले लेते हैं और काफ़ी कमरसम प्रोसीजर हो जाता है। इसके मुकाबले में मुल्क के दूसरे हिस्सों में निस्बतन बहुत ही जल्दी जो है वो काम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से मैनेज हो जाती हैं और आप वो रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी के हत्थे नहीं चढ़ते। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी अपील आबाद की तरफ से आ रही है वो कराची के हवाले से ही आ रही है कि यहाँ मामला ठीक होने चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो इस पर अब काम करना शुरू कर दिया है, उनका एक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। वो बिज़नेस कम्युनिटी से मिल भी रहे हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बना दी हैं, लैंड कमेटी बना ली है, उन्होंने अपनी ओवरऑल जो परव्यू है उसकी कमेटी बनाई हुई है। इसी तरह बहुत सारे उमूर की कमेटीज़ बनाई हुई हैं जिसमें कारोबारी लोग खुद शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो उसको हेड भी करते हैं और ख़ुद मीटिंग्स में बैठ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा आगाज़ है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो कारोबारी बरादरी के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट वाले हों, चाहे दूसरी इंडस्ट्रीज़ वाले हों, चाहे ट्रेडर्स हों, उनके लिए बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ख्वाजा साहब, मैं आपके पास आऊँगा। ये जो अभी हालिया हमने देखा, यहिया अफरीदी साहब जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई, फिर वो एक्सपेक्टेड है कि वो अपोजिशन से भी मुलाकात हो गई। तो ये भी अच्छी बात है। ये रूल ऑफ बिज़नेस का एक पार्ट है या ये कोई अनहोनी सी चीज़ है जिस तरह से उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है? एक्चुअली हमारा जो पूरी पुरानी ट्रेडिशन थी उसमें ये था कि भाई जजेस जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड रखते हैं क्योंकि न्यूट्रल रहें। पुराने ज़माने में जो अंग्रेज़ जज होते थे वो उस शहर का अखबार भी नहीं पढ़ते थे। आजकल तो ये है कि सारे जजेस टॉक शो भी सुनते हैं। और फिर कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, कमेंट्स भी हो रहे हैं। तो ये बात है। तो उस ज़माने में बाकायदा उस शहर का अखबार नहीं पढ़ते थे ताकि उनके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो जाए शहर की ख़बरों का या किसी तबसरे का या कोई चीज़ पर। बिल्कुल अपने आप को न्यूट्रल रखते थे
और वो अभी ये जो कुछ हो रहा है तो ये ठीक है, इससे जो है वो ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कन्फ्यूजन है, वो कम हो अच्छा क्लियर कर दें, ताकि ये जो पुराना एक कॉन्सेप्ट था कि जज एक्सेसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट ये है कि चूंकि फैसले तो अवाम ही के करने हैं ना, राइट। तो जिन लोगों के करने हैं, अगर आपको उनकी फीलिंग्स पता हो, आपको उनका माहौल पता हो, तो फैसला करने में आसानी होती है। क्योंकि अब तो हमारे जज भी हम में से ही है ना, कोई अंग्रेज जज तो आता नहीं आज जिसको पता ही ना हो, या कोई गोरा साहब, काला साहब। अब तो ये साहब जो है सारे हमारे ही साहब हैं, राइट। हमारे में से जाते हैं, तो वो फिर बिल्कुल ठीक है, तो सब पता है जी। मलिक कामरान साहब, आप टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि तमाम सेक्टर में बेहतरी आ रही है, वो चाहे टेक्सटाइल सेक्टर हो, वो चाहे रियल एस्टेट सेक्टर हो, वो चाहे एक्सपोर्ट हो, वो चाहे हमारा इंपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, उसमें हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी बेहतर हो रहा है। तो टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन इस वक्त बेहतरी में है या कोई मसाइल उनके आप फेस कर रहे हैं? दो चीज़ें हैं इसके अंदर हुसैन साहब। एक तो चीज़ ये है कि आप ओवरऑल बिज़नेस पर्सपेक्टिव देखें कि पाकिस्तान का क्या हुआ पिछले साल 1.5 साल के अंदर। राइट सर। स्टेबिलिटी आई, उससे डॉलर की एक आपने देखा कि एक जगह पर रुक गया, पाकिस्तान रुपीज़ जो है वो स्टेबल हुआ। कुछ इश्यूज भी थे, लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कॉन्फिडेंस था इन्वेस्टर्स का, ट्रस्ट, वो एक बड़ा। राइट। लेकिन लास्ट बजट में कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, इंक्लूडिंग टावल मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारे एसोसिएशन वाले हैं, सबसे बड़ा उसमें प्रॉब्लम आया। फ़िक्स टैक्स रजीम से हमें निकाल के जो नॉर्मल टैक्स रजीम है वहाँ पे ले गए। उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। बिजली के बिलों के हवाले से कुछ ऐसे मामलात बने कि हम इस रीजन में कंपेटिटिव नहीं रहे हैं। टावल मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है हमारा, इट्स बिलो $2 बिलियन जो एक्सपोर्ट करता है। 1.75 बिलियन का हमारा एनुअल एक्सपोर्ट है टावल की सिर्फ। राइट। और 2.3 मिलियन पीपल जो है वो एम्प्लॉयड हैं इस इंडस्ट्री के साथ। और ये वाहिद सेक्टर है टेक्सटाइल के अंदर जो फुल्ली 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। कोई फैक्ट्री आपको ऐसी टावल की नज़र नहीं आएगी जो ये कहे कि जी मैं लोकल मार्केट में को माल सेल करता हूँ। तो इस सेक्टर को हमें चाहिए कि कुछ, अगर ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर में नहीं देखना तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें इंसेंटिव गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हमें दें। इसके साथ साथ अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने पे काम करना है, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सुप्रेशन हो रही है, ओवरऑल इन्वायरमेंट बेहतर हुआ है। एक प्रोग्राम आया था EFS का कि आप कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करें और वैल्यू एडिशन करके उसको री एक्सपोर्ट करें। उसमें हमारे जो एक्सपोर्टर्स भाई हैं उनके कुछ जो है वो कंसर्न्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। हमने बात की इस शो में वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से। अगर उस EFS का जो प्रोसेस है उसको वन विंडो ऑपरेशन में कर दें, जस्ट लाइक SIFC, आई थिंक सो मैनी प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व विद दैट। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वाने बाला में जो लोग बैठे हैं कि भाई कुछ ऐसी फैसिलिटेशन दें टावल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जिसकी वजह से हम इस रीजन में कंपेटिटिव हो जाएं। इंडिया हमसे इस टाइम ऑलमोस्ट 10% चीपर है, बांग्लादेश हमसे 10-15% चीप माल बेच रहा है। ये सिचुएशन पहले ऐसी नहीं थी। तो अगर हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर दे तो टावल एक्सपोर्ट्स जो हैं दे हैव द पोटेंशियल टू गो एटलीस्ट 1 बिलियन प्लस। बिल्कुल ठीक। अहमद चुनाई साहब, जो हम इंडस्ट्री से बात करते हैं उनको जो सबसे बड़ा मसला है वो है कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, और इस वक्त जो 16 सेंट एनर्जी है वो वायबल ही नहीं है। अगर हम इंडिया में देखते हैं तो वहाँ पे 6 सेंट है, अगर हम बांग्लादेश में देखते हैं तो हम 8 सेंट है। तो हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी डिमांड है कि एटलीस्ट 9 सेंट पे ले आएँ तो हम उसको कुछ बेहतर बना सकें। जिस तरह से कामरान साहब ने कहा था कि कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत हैवी है और उसका सबसे बड़ा रीज़न एनर्जी है। इस पे काम भी हो रहा है, ख़ास तौर पे IPPs को जिस तरह से हमने रिव्यू भी किया है, हम उनके साथ बड़े ज़बरदस्ती के साथ या जो भी किया, लेकिन वो रिव्यू भी किया है। आप समझते हैं कि बेहतरी आएगी? जो कामरान साहब का पॉइंट है वो हल होगा? देखिए, बात यह है कि IPPs पर हम पिछले 1 साल से जो है फेडरेशन के लेवल पर बातचीत कर रहे हैं, अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि एनर्जी कितनी हमारे पास है और कितनी खर्च हो रही है, और फिर इसका सारा बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे पड़ता है। और स्पेशली एक्सपोर्ट के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है कि वो कंपिटिटिव नहीं होते। लोकल तो फिर भी चलें कंपिटिटिव हो जाता है, लोकल मार्केट की अपनी डिमांड की वो है। और यहाँ पर जो है वो जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो 16 सेंट 15 सेंट में एनर्जी कहीं भी वायबल नहीं है। जी बिल्कुल।
आज बिजली की ये हालत है, आपके पास हर महीने नेपरा का बाकायदा आता है कि 8,500, 9,500, 10,000 ये एवरेज हमारी पिछले 3 महीने से चल रही है। और हमारी जो कैपेसिटी है वो 47,000 मेगावाट है। इसके बाद हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी जो है वो 23-24 हज़ार है। तो मुझे ये बताएं कि जितनी कम बिजली इस्तेमाल होगी उतना बोझ जो है वो कंज्यूमर्स पे पड़ेगा। यहाँ ये नहीं है कि जितनी बिजली इस्तेमाल हुई उसका बोझ पड़ा। यहाँ तो आपने जो कैपेसिटी चार्जेस दिए हुए हैं, जो 47,000 का एक हवा खड़ा किया हुआ है, बहुत सारे इसमें आपने सेटलमेंट्स कर लिए हैं, लेकिन उसका अफेक्ट अभी तक कंज्यूमर पर कुछ नहीं आया। तो ये अफेक्ट कंज्यूमर्स पे आए, जो सेटलमेंट है वो तेज़ी से हो जाए और ये फिर टेक और पे की पॉलिसी को ख़त्म करके टेक एंड पे पर आ जाए। जब तक हम टेक एंड पे पर नहीं आएंगे, हमारी बिजली की खपत कम है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सम ऑफ दी अदर कम होती जा रही है। हम जो जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो इतना सब्सटैंशियल नहीं आ रहा। और लोकल गुड्स, मैं आज फिर भी आपसे कह रहा हूँ कि लोकल में कंपटीशन आ जाता है, लोकल में डिमांड सप्लाई की बात आ जाती है, लेकिन जहाँ एक्सपोर्ट की बात आती है, पाकिस्तान का $33 बिलियन एक्सपोर्ट जो है वो इसमें हर्ट होता है। माना कि 33 में 4 साढ़े 4 मैं समझता हूँ वाईटी हम चले गए हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट तमाम नामसाइद हालात के बावजूद भी हमने ईयर ऑन ईयर जो इस दफ़ा हमारे पास जनवरी के फिगर्स आए हैं वो 16.8% ज़्यादा आए हैं। ओवरऑल भी जो है वो 14.8% हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है। तो बाय एंड लार्ज अब इस बात की ज़रूरत है कि जो IPPs के साथ मुआहदे हुए हैं कि जो खून निचोड़ रहे थे वो निचोड़ना बंद हो जाए, टेक एंड पे की पॉलिसी जो है वो नाफिज़ुल अमल हो जाए और हमारी बिजली की कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। क्योंकि इस कैपेसिटी के साथ कि जहां 47,000 की कैपेसिटी पड़ी हो, 8-9-10 हज़ार का कंजम्पशन हो, जो 14-15 हज़ार पीक सीज़न पे चला गया था गर्मियों में, मैं समझता हूं कि हमारी वायबिलिटी कहीं भी नहीं रहेगी और ये सारा का सारा बोझ जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर पर आता है। आप समझ रहे हैं इस पर सीरियसली काम हो रहा है? देखिए बिल्कुल हो रहा है। SIFC इस पर काम कर रही है, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ कमिटीज़ काम कर रही हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पेट्रोलियम, सारे इस पर लगे हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी लम्हे अनाउंस कर सकते हैं कि जी बिजली की कीमत में इतनी कमी हो गई और वो ये सारी कमी जो है ये कैपेसिटी की वजह से होगी। चलें, ये दैट्स ग्रेट। ख्वाजा साहब, अभी प्रोग्राम से पहले भी हम बात कर रहे थे, आप 88 से आज से 36 साल पहले सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर हैं, आप बहुत सीनियर एक कानूनदान हैं, आप जज भी रहे, आप एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। ये जो हालिया एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिशन और गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे जो अपोजिशन जेल में हैं, जो उनके ऊपर केसेस हैं, ख़ास तौर पे 9 मई के सीरियस केसेस हैं, आप इसको इस ऊँट को किस करवट बैठता हुआ देख रहे हैं? और स्टेबिलिटी तो आ गई है, वो तो मुल्क तो सीधा चल पड़ा है, क्या देख रहे हैं? लेकिन इसको भी रिजॉल्व होना चाहिए सर। आप देखें, हम लोग भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी शॉर्ट है। जी सर। पुराने ज़मानों में देख लें तो आपको याद होगा, यहाँ पे उस ज़माने में हैदराबाद साजिश केस होता था। सारी की सारी अपोजिशन, वली खान से लेके और नीचे गौस बंजो तक, सारे के सारे हैदराबाद जेल में बंद होते थे। और वो बाकायदा जो है तारीखें भुगतने के लिए यहाँ से वकील जाते थे हैदराबाद। तो मुझे वो सब याद है। आई वाज जस्ट यंग एट दैट टाइम, 75 में मैं एनरोल हुआ था और उसी वक्त ये हैदराबाद साजिश केस वाले सारे जेल में थे। तो हर दौर में ऐसे चलता रहा है, कभी हैदराबाद साजिश चलता रहा है, कभी अगरतला साजिश केस चलता रहा है। खुद हमने बांग्लादेश जब बना तो बनने के बाद हैंड ओवर किया शेख मुजीब को, वो भी कस्टडी में थे, फिर दिया। तो हमारे यहाँ तो रिवाज है कि लेके बंदा डाल देते हैं अंदर, फिर बाद में हैंड ओवर होता है। आप समझ रहे हैं कि बेहतरी है और मुल्क सही ट्रैक पे? मतलब मकसद ये है कि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो पुरानी साबका चीज़ों से हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए और उसमें रिजॉल्व कर दें, अपने हाथ से ठीक कर दें, जो भी किसी को रिलीफ दे सकते हैं आप ये दे दें। बिल्कुल ठीक। कामरान साहब, आप ये फरमाएं कि ये जो आप जिस तरह से अभी एग्रीकल्चर भी आप वहाँ पे चोलिस्तान में कर रहे हैं, एक जो आम आदमी देख रहा है उसके लिए आपका मैसेज क्या होना चाहिए कि ये किस तरह से वहाँ जाके इन्वेस्ट करे और इसका जो फ्रूटफुल रिज़ल्ट है वो भी ज़रा नाजरीन को ये बताएं कि वो किस तरह से उस एरिया में जाके, एक आइसोलेट सा एरिया है वहाँ पे इन्वेस्ट करे, फिर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को गारंटी करती है। राइट। तो अभी हमने ये चीज़ विटनेस की है कि टू सम एक्सटेंट हम काफ़ी हद तक पॉलिटिकली स्टेबलाइज हो गए हैं
और अभी जो गवर्नमेंट है उसकी एफ़र्ट्स की वजह से और हमारे जो इदारे हैं उनकी मेहनत की वजह से काफ़ी चीज़ें राइट ट्रैक पे आ गई हैं। सर मैं यूथ को आपके प्रोग्राम के हवाले से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ जॉब मार्केट की तरफ ना देखें, अपने बिजनेस की तरफ आएँ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। अगर आपने इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है तो हम अपनी सारी उम्र कर्ज़ों के ऊपर नहीं गुजार सकते। ठीक। एक चीज़, दूसरी चीज़ इसके अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास यूथ का इतना बड़ा एक चंक है पाकिस्तान के अंदर, मोस्टली पॉपुलेटेड हैं विद यूथ। उनको चाहिए कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस कंट्री में रह के इस्तेमाल करें और बिजनेसेस की तरफ, एंटरप्रेन्योरियल जो हमारा चैलेंज है उसकी तरफ जाएं। SIFC के हवाले से जो ग्रीन हमारा इनिशिएटिव है, चोलस्तान आइसोलेटेड नहीं है, इट राइट इन द मिडल ऑफ द पंजाब, जो भावलपुर की तहसील है, यजमान है, चोलस्तान है। तो इट्स नो मोर चोलस्तान, इट्स नो मोर अ डेजर्ट, इट्स अ ग्रीन रेवोल्यूशन आई वुड से। बिल्कुल ठीक है। और हमें तो सबको आप जाएं, विजिट करें, नौजवान को जाना चाहिए। कराची और सिंध के हवाले से मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी एक्सपोर्ट बिजनेसेस हैं, सिंध गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि उनको फैसिलिटेट करें। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी काफ़ी बेहतर हुई है और सिंध में इंडस्ट्री बाहर से भी आ रही है, लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं और अदर प्रोविंसेस से भी लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की तो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम ब्रेक की बात करेंगे कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो साहब से, ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। अहमद जुनैद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कामरान मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करते हैं जावेद आलम ओडो कराची पुलिस चीफ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि परसेप्शन क्रिएशन क्या होती है, इमेज बिल्डिंग क्या होती है। ये 5th जनरेशन वारफेयर का एरा है। यहाँ पे परसेप्शन क्रिएट की जाती है कि आप जिस तरह से आप टेंड करते हैं, आप मीडिया आपको इमेज बिल्डिंग करके बताता है, अब दुनिया में वो बिकता है। अभी हालिया मैंने देखा एक हमारे दोस्त है हमारे जनरेशन, उसने कहा मैं जी कराची आया, मैंने कराची में रात को सिग्नल पे गाड़ी रोकी तो समबडी टोल्ड मी कि जी कराची में आप सिग्नल पे गाड़ी कैसे रोक सकते हैं, यहाँ पे टेरर। भाई ऐसा कुछ नहीं है, परसेप्शन ठीक करें अपनी। हम भी कराची में रहते हैं, हम रोज़ ही कराची के सिग्नल पे ही गाड़ी रोकते हैं। अभी मैं साउथ अफ्रीका में था कुछ हफ्ता पहले, वहाँ पे मैं 5 स्टार होटल में स्विमिंग कर रहा था, तो मुझे किसी ने आगे कहा कि ये आप मोबाइल यहाँ पे ना रखें। मैंने कहा वजह? उन्होंने कहा जी ये यहाँ पे स्याह आदमी आएंगे और ये फ़ोन उठा के चले जाएंगे। मैंने कहा ये 5 स्टार होटल तो वो ओपन था। ये देखें क्या लंदन में आपके हालात बिल्कुल परफेक्ट हैं। दुनिया में कराची एक बहुत बड़ा मेगा सिटी है, आपको हर चीज़ को नज़रअंदाज देखना पड़ेगा, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप वहाँ बैठ के किसी भी शहर के लिए कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक परसेप्शन सी क्रिएट की हुई है कि शायद कराची में जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो कोई मरीज से आए हैं, वो एलियन है, उनका कोई ऐसा नहीं है भाई, वो सिंध के रहने वाले हैं। अभी मैं हालिया देख रहा था, एक नंबर प्लेट का इशू था, उन्होंने कहा जी वो सिंध गवर्नमेंट ने लिखा है कि ये नीचे अजरक है और वो ये नंबर प्लेट है, वो गाड़ी में रहेगी तो गाड़ी चले। भाई तो वो सिंध गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन की है ना, और ये सिंध उन लोगों का है जो लेजिस्लेट कर रहे हैं, जिनको लोग आवाम वोट दे रहे हैं। जिसको पसंद है वो इसमें रहे अजरक वाली में, जिसको नहीं पसंद अजरक वो सिंध में से चले जाए। किसी को मिन्नत समाजत करके तो इन लोगों ने नहीं बुलाया हुआ ना। तो परसेप्शन ठीक करनी पड़ेगी हमें सिर्फ हवा में बातें नहीं करनी पड़ेगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा हालिया यहाँ पे कराची में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है, जो दुनिया का एक बड़े इवेंट्स में एक होता है। हालिया हमने देखा प्रेसिडेंट पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको इनग्रेट भी किया, और मैं क्रेडिट दूंगा मोहसिन नकवी साहब को। मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं मोहसिन नकवी स्पीड से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जिस तरह से उन्होंने अपने नेशनल स्टेडियम की रिनोवेशन की है, वेल डन मोहसिन नकवी साहब। और कराची और ख़ास तौर पे कराची पुलिस को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए रादर देन कि हम उसमें से सवालात निकालें, हम उसमें से कुछ। इतना बड़ा मेगा सिटी है,
उसके बड़े डायनामिक्स हैं। हम घर बैठ के तो बात कर सकते हैं, तो हमें पॉजिटिव होना चाहिए अपने लिए। सबसे पहली बात अपने लिए पॉजिटिव होना चाहिए, योर सेल्फ। उसके बाद हम अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव, उसके बाद हम अपने इदारों के लिए, ख़ास तौर पे हमारे इदारों में हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए हमें पॉजिटिव होनी चाहिए। हमें दुनिया में वो इदारा है जिसने हमें सेफ़ एंड सिक्योर रखा हुआ है। उसके बाद हमारी पुलिस, हमें पुलिस पे फ़ख्र होना चाहिए कि जिस तरह से वो लॉ एंड आर्डर मेंटेन कर रहे हैं। इस कराची सिटी का एक मेगा सिटी है, दुनिया के बड़े शहरों में एक शहर है। इस वक्त हमारे साथ कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले ये बताएं, अभी इस वक्त जो हालिया मेगा इवेंट हो रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी का, क्या अरेंजमेंट है और सिक्योरिटी से आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल ठीक। मैं पहले इस बात का आपका जवाब दूं। पहले जो आपने तमहीद में कहा, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। ये बात सही है कि क्राइम में रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो परसेप्शन हम खुद बनाते हैं, आवाम बनाती है, मीडिया बनाता है, इदारे बनाते हैं। तो बदकिस्मती से इस पे हमने बहुत ही कोई अच्छा काम कलेक्टिवली, मैं सबको, किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा, कोई अच्छा काम नहीं किया। मिसाल के तौर पे इस वक्त कराची का 3 साल में क्राइम सबसे लोएस्ट है। 24% क्राइम डिक्लाइन है आपका। इवन स्ट्रीट क्राइम, जो कि जब हम आए थे चीखो पुकार थी, बहुत ज़्यादा वायलेंस था, लोग इसमें मरते थे, वो ख़त्म हो गया, काफ़ी कम हो गया है। 24% तकरीबन जो फिगर्स मैं बताता हूँ कि 7,400 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन कम छीने गए पिछले साल, पिछले साल के मुकाबले में। मोटरसाइकिल की लिफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा, 13,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिल कम लिफ्ट हुए। आपकी डिटेक्शन रेट बढ़ गई, क्राइम की परसेप्शन बेहतर होगी। लेकिन उसमें हमारा की जो किरदार है वो मेरे ख्याल में परसेप्शन वाला वो इतना जानदार नहीं रहा है। उसमें शायद कुछ हमारा भी कसूर हो। इसको हम पोर्ट्रे नहीं कर सके, तो हम ब्लेम कर लेते हैं कराची। अब कराची दुनिया के बहुत से शहरों से पीसफुल है। ठीक, यहाँ से जो काउंसलर स्टाफ मिलता है दूसरे मुल्कों का, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत बेहतर हालात हैं, लेकिन हम वो पोर्ट्रे नहीं करते किसी मसलहत की तरह, किसी अपनी मुखालफत की वजह से। ये चीज़ें हमारे यहाँ बड़ी, आपने जो सही कहा कि पोर्ट्रे नहीं, उससे नुकसान शहर का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, यहाँ पे टूरिज़म का होता है, और ओवरऑल हमारे शहर की परसेप्शन का होता है। और इसका सबूत और क्या है कि आपके पास इंटरनेशनल लेवल के इस तरह के अल्लाह के फजल से टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया। और सिर्फ इसको भी छोड़ दें आप, जितने एक्सपो सेंटर में पिछले 1-1.5 महीने में एग्जीबिशन हुए हैं, एक्सपो हुए, टेक्सपो हो, फूड एक्सपो हो, लाइफ स्टॉक एक्सपो हो, इन्यूमरेबल, जिसको हमने सिक्योरिटी दी है, बहुत बड़ी तादाद इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं। ईट कराची का इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ, दूसरे फेस्टिवल हुए। फिर आपने देखा कि हमारे यहाँ पोलियो की ड्राइव थी, पीसफुली अल्लाह के फजल से हो गई। चंद इक्का दुक्का जो छोटे वाक़यात हैं, उसके अलावा 3 नेशन ट्रॉफ़ी और बहुत सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले और बड़े इज्तिमा हुए कराची में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शहर में असल बसल है। आपका ट्रैफिक देखें, हादसात गो के एक नया लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन गाड़ियों की तादाद जिस तेज़ी से बढ़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुताबिक है या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ये ख़ुद सबूत है कि अल्लाह के फजल से हम वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और हम शहर को जो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से पहले से बहुत बेहतर किया है। अब आते हैं इस टूर्नामेंट के, काफ़ी अरसे के बाद अल्लाह के फजल से ये टूर्नामेंट हुआ है। बहुत मेगा टूर्नामेंट है क्रिकेट का, और क्रिकेट तो सबको पसंद है पाकिस्तान में। तो अब उसमें तकरीबन हमारी बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट होती है। इस मरतबा भी 6700 से ज़्यादा हमारी फोर्सेस और यूनिट्स इसमें लगे हुए हैं जो पुलिस के हैं, और इसमें SSU है, इसमें स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के अलावा स्पेशल ब्रांच है, ट्रैफिक है, और हमारे साथ शाना बशाना रेंजर्स डिप्लॉयमेंट है, और बाकी एजेंसीज़ की बड़ी है कि 350 के करीब हमारी स्पेशल ब्रांच की डिप्लॉयमेंट, और इसके अलावा तकरीबन इतनी 450 के करीब मुख्तलिफ व्हीकल्स एंड मोबाइल्स लगी हुई हैं।
एस्कॉर्ट से लेके स्टेडियम को सेफ़ बनाना जहाँ पे ये रहे हैं, होटल्स को, और प्लेन क्लोथ्स में हमारी नफरी इस मरतबा हमने ज़्यादा लगाई हुई है। थ्रेट्स तो होते हैं कराची में, उनको देखते हुए, और इसमें हमारा जो S4 सिस्टम एग्ज़िट एंट्री का काम कर रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, सर्वेलेंस हो रहा है। और दूसरी जो हमारी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं, वो भी हमारे साथ शाना बशाना इस काम में शरीक हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, एंजॉय करें इसको, नेशनल स्पोर्ट्स को, और प्लस इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है उसको चेरिश करें हम। राइट। एक परसेप्शन ये भी है सर कि ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपको जो टेररिज्म है उसको कम करने के लिए, जो आपको क्रिमिनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत सहूलत हो जाएगी, और ये जो क्राइम रेट है 50% गिर भी जाएगा क्योंकि आपको डिटेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कब तक कंप्लीशन है? ये बिल्कुल आपने सही कहा। वो पुराना जो दौर है, लोकल SHO नोज़ ऑल, उसको ये भी पता है कि मोहल्ले के कौन से लड़के गुंडे लड़के हैं, क्रिमिनल्स कौन से हैं, कौन एक्टिव है कौन नहीं है, किसको पकड़ना है किसको बंद करना है। वो चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आबादी जितनी तेज़ी से मशरूमिंग ग्रोथ हमारी हो रही है, और मोबिलिटी, एक ही बंदा एक दिन एक शहर में होता है, दूसरे दिन किसी और सिलसिले में वो किसी और जगह पहुंच जाता है। ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बना है, कम्युनिकेशन बेहतर हुई हैं, इसकी वजह से वो पुरानी पुलिसिंग अभी वो करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। उसको रिप्लेस कौन करेगी? जी, उसको रिप्लेस करेगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इसमें सबसे अहम पुलिसिंग के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिटी का हो, शहर का हो या अदरवाइज, उसको वैंडलिज्म, फायर वगैरह इन चीज़ों से बचाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें वी आर सो मच थैंकफुल टू दी सिंध गवर्नमेंट, स्पेशली HM साहब और होम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब, जिन्होंने इसकी उस चीज़ को देखते हुए, अहमियत को, इसको शुरू करवा दिया। ग्राउंड ब्रेकिंग हमारी हो चुकी है, हमारी ऑफिस के साथ ही आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है दिन रात। और इस पे ये टावर बनेगा जिसमें पूरे शहर की अल्टीमेट मॉनिटरिंग इस वक्त हम CPO से कर रहे हैं। एक रूडिमेंट्री सिस्टम हमने लगा लिया है, स्टार्ट हो चुका है, और उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन शहर की मिल रही है। तो अल्टीमेटली ये लगेंगे 1200 कैमरास लगेंगे पहले, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये कराची से फिर आप डिस्ट्रिक्ट दूसरे हैदराबाद, मीरपुर, अल्टीमेटली तो ये हर जगह होगा जी। जो अर्बन एरियाज़ हैं उस पर होगा, जो एग्ज़िट एंट्री पॉइंट्स हैं शहर के, सूबे के, उस पर ये काम शुरू SF के नाम से, वो भी उसमें नथी होगा, एम्बेडेड होगा। और बहुत से ऐसे सिस्टम जो लोकलाइज्ड हैं, जो एरियाज़ के, कम्युनिटी के, नेबरहुड वॉच के तहत लोगों ने लगाए हैं, खुद करवाएं, सेल्फ हेल्प बेसिस पे इंडस्ट्रियल एरिया और जोन से लगाएं, उनके भी बहुत से सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा अल्टीमेटली इसी सिस्टम में एम्बेडेड हो जाएगा। अच्छा, एक जो कॉमन आम आदमी ये प्रोग्राम देख रहा है, उसको क्या सिल्वर लाइनिंग है? उसके लिए कोई मैसेज के ये जो सेफ सिटी बन जाएगा तो आप कोई टेलीफोन नंबर देंगे, या जिस तरह से आपका 15 काम कर रहा है, उस आम आदमी के लिए इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग क्या है? देखिए, हमारा जो इमरजेंसी नंबर है वो तो सेम रहेगा, लेकिन 15 मददगार के साथ 15 जो पुलिस का चैनल है हेल्प वाला, उसको हम इसके साथ नथी करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट में उससे एडिशनल अबव एंड बियॉन्ड एक पूरा कंपोनेंट रखा हुआ है जो कि रिस्पांस फोर्स होगी। तो रिस्पांस फोर्स आपकी हर जगह होगी, और वो जो काम है कि कहीं पे भी कोई वाक़या हो गया, आपको पुलिस हर जगह नज़र नहीं आएगी, लेकिन 3 से 4 मिनट में वहाँ पे पुलिस एनीवेयर इन द सिटी इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा पहुँच जाएगी। पहली बात तो इमरजेंसी रिस्पांस हमारा बहुत बढ़ जाएगा, हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर बहुत तेज़ी से उस सरहद के साथ उस जगहों पे पहुंचेंगे। इसको मॉनिटर AI के ज़रिए यही सिस्टम करेगा जो हमारा सेफ सिटी का है। और प्लस दूसरा ये कि कोई भी शहर में दाखिल हो रहा है, शहर से बाहर एयरपोर्ट के ज़रिए, बस के ज़रिए, तो ही विल बी मॉनिटर्ड टिल द एंड। घर जा रहा है, घर से बाहर निकल रहा है, कहीं पे जा रहा है, तो
इसकी वजह से अगर खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह के वाक़या जिसमें हमें पूरा किसी गाड़ी को ढूंढना है, किसी शख्स को ढूंढना है, फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम्स के लिए ज़रिए हम गाड़ी को, नंबर को, मॉडल को बिल्कुल चंद सेकंडों में ढूंढ लेंगे। तो वो हर जगह नाका लगाना, हर जगह पेट्रोलिंग के ज़रिए इसको करना, वो थिंग ऑफ पास्ट हो जाएगी। अभी आपने हालिया मॉडल पुलिसिंग भी किया है जिसमें आप नए थाने भी, डिजिटल थाने बना रहे हैं। वो मैं एक गया था तो वहाँ पे बिल्कुल वो ऐसे लगा जैसे किसी बैंक में आए हैं। फिर कॉफ़ी, वो ये पूरे कराची में कितने थाने हैं और अभी आपके इनिशियल स्टेज पे क्या मैंने जिस तरह कहा ना, परसेप्शन प्लेज अ वेरी पिवटल रोल, और बदकिस्मती से क्राइम में तो परसेप्शन ही चलता है, रियलिटी कम है। पुलिस की 72% डिटेक्शन है। हर दूसरा जो बड़ा क्राइम है, हर 4 में से 3 क्राइम्स हम ढूंढ लेते हैं अल्लाह के फजल से इस वक्त, लेकिन उसकी एक तो पोर्ट्रेयल कम होती है। जो आपके मीडिया के दोस्त कोई मुझे कह रहा था कि जी जो आम काम आप करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। हमारे लिए खबर नहीं है, हमारे लिए खबर है जहाँ पे आप कोई काम नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं नेगेटिव परसेप्शन से। लेकिन अच्छा काम भी हो रहा है, पुलिस में मसाइल लातादाद होंगे, लेकिन अच्छा काम भी हो रहा है। और इसमें जो थानों का ऑप्टिक्स है, थानों का जो माहौल है, उसको पुराने थाने वाले माहौल से निकालना, वो इस टीम की, आईजी साहब की और ऊपर सिंध गवर्नमेंट की सीएम साहब ने हमें फंड्स दिए और हमने करके दिखाया। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने ये जो थानों का जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त सिर्फ 8 थाने हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक थाना किया है। और इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि सिंध गवर्नमेंट हमें और फंड्स देगी। सीएम साहब ने मेहरबानी की है, उन्होंने कहा है। तो इनको, क्योंकि देखें सिर्फ किसी इमरजेंसी या किसी सानहे या हादसे की सूरत में ही थाने को आपको अप्रोच नहीं करना पड़ता। बहुत से लोग आपको, बहुत बड़ा हमारा काम अबव एंड बियॉन्ड इसके भी है। मिसाल के तौर पे आपको नौकरी, एम्प्लॉयमेंट की वेरिफिकेशन से लेके किसी बाहर के मुल्क या अपना पासपोर्ट लेने के लिए जो एनओसी चाहिए, और ऐसी बहुत सी लातादार चीज़ें हैं जो सर्विसेज थाना प्रोवाइड करता है। तो उन सर्विसेज के लिए एक आम सिटीज़न जब थाने पे जाए तो उसको थाने का माहौल वो हिजान खेज नहीं मिलना चाहिए। और इस पे हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस परसेप्शन को भी ऐसा ऐसा हम चेंज करेंगे। और आप देखेंगे कि आप कोई भी लोग जो भी पब्लिक सिटीजन्स हमारे पास आएंगे तो उनको कम से कम वो परेशान कुन माहौल नहीं मिलेगा कि थाने की रंग पील्ड ऑफ है और सही प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है। तो जिस तरह आपने कॉफ़ी शॉप्स का बताया, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में हमारे थानों का हिस्सा होगा। अच्छा, मैं एज अ मीडिया पर्सन ये मैं ऑन करता हूँ कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि ख़बर दें। फिर वो ख़बर अच्छी हो तो भी देनी चाहिए और ख़बर अगर वो बुरी है तो भी देनी चाहिए। मैंने अच्छी खबर भी हमेशा आपकी भी दी है। जब से आप आए हैं तो कराची की ज़बरदस्त एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है। अगर आप देखें क्राइम कम हुआ है। मैं हमेशा डॉक्टर मकसूद मेमन की तारीफ़ करता रहता हूँ। वो एसएसयू बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो अभी हालिया आप ही के कराची पुलिस का एक पार्ट है जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो क्रिकेट को भी वो मैनेज कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को भी मैनेज कर रहे हैं। तो जो अच्छा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट भी, ये हमारी बेसिकली इमेज बिल्डिंग है। अप्रिशिएट दैट। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए जो हमारा गैप है पब्लिक और पुलिस में, जो गैप है, दूरी है और गुडविल का जो फुकदान है, उसको ये फिल इन करने के लिए आप जैसे दोस्तों के ज़रिए ये जो चीज़ हो रही है तो उसको हम रियली अप्रिशिएट करते हैं। कराची पुलिस, सिंध पुलिस उसको अप्रिशिएट करता है और ये ज़रूरी भी है। देखिए, ये जो अच्छा काम हुआ है तो उसकी वाह होनी चाहिए, अप्रिसिएशन होनी चाहिए। और अगर बुरा काम हम करते हैं तो वो तो वैसे ही आ जाता है। और अच्छी बात है, उससे अकाउंटेबिलिटी पुलिस का सिस्टम किक इन कर देता है और उससे बेहतरी आ जाती है। सर, कराची एक मेगा सिटी है, यहाँ के बड़े मसाइल भी हैं। आप एज अ कराची पुलिस चीफ, आखिर में आवाम को, कराची में रहने के लोगों को, मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग रहते हैं, आप सबको फेस भी कर रहे हैं। आप आखिर में उनको क्या मैसेज देंगे कि वो क्या करें आपके लिए? आप देखिए,
मैं पहले तो ये कहूँगा कि जो बदगुमानी है वो बदकिस्मती से हमारा कौमी शार बन गया है। वी शुड गेट आउट ऑफ इट। अल्लाह ने भी हुक्म यही दिया है कि अपने मुसलमान बंदे से अच्छा गुमान रखो तो मैं भी अच्छा करूँगा, बुरा गुमान रखोगे तो बुराई होती है। तो चांस दें, आपकी अपनी पुलिस है, ये वी आर हियर टू सर्व, हम सर्विस हैं और हम इंशाल्लाह बहुत ही कोशिश कर रहे हैं पुलिस के इमेज को बेहतर करने, अपने काम को बेहतर तरीके से, खुशगवार तरीके से करने में। और इसमें डेफिनेटली जिस तरह और कोई काम करने में लातादाद मसाइल हैं तो मसाइल हमें आड़े आते हैं, लेकिन हम उसके बावजूद हमने रिज़ल्ट दिया है अल्लाह के फजल से। जिस तरह आपने देखा कि क्राइम में खातिर ख्वाह डिक्लाइन हुआ है। जो एक्सीडेंट्स का मसला है उसको भी हम बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं। हर शहरी की जान और माल और उसकी इज़्ज़त और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हमारा बुनियादी फ़रीज़ा है और इसको हम अच्छे तरीके से इसको पूरा करने के लिए हम सरतोड़ की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम हर एक से राब्ता भी रखे हुए हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, और क्योंकि ट्रैफिक वाले भी स्टेक हो, मुझे इसमें ये बड़ी अजीब बात कुछ दोस्तों ने ऐसे चला दिया कि मुख्तलिफ जो ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशंस हैं कराची में तकरीबन 10-12 बड़ी है, सबसे एज ए कराची पुलिस चीफ मुझे रब्ता रखना पड़ता है। तकरीबन बहुत बड़ी अंजुमन ताजरान 20-30 अलाइंसेस हैं जिनसे मुझे रब्ता रखना पड़ता। 7 बड़े इंडस्ट्रियल इस्टेट्स हैं उनसे, और बाकी जो छोटे इंडस्ट्रियल इस्टेट उनसे रब्ता रखना पड़ता है। लातादाद स्टेक होल्डर्स हैं। तो किसी ने वो खबर भी चला दी थी कि देखो जी फ़लाँ माफिया के साथ ये कराची पुलिस चीफ भी शामिल हो गए। तो मिलना पड़ता है आपको, मिलना आपको पड़ता है आपने, और उसका हम हिस्सा नहीं होते। उनके मसाइल जो जेन्युइन है वो हम हल करते हैं, लेकिन उनका जो अगर कोई किसी ने गलत काम किया है तो उसकी पकड़ भी हम ही करते हैं। तो ये ट्रस्ट का जो फुकदान है इसको ख़त्म करना चाहिए। इसमें हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जो सिटीज़न्स हैं उनको भी इस मामले में एक एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि हम टीम वर्क के तौर पे ही इकट्ठे काम करके ही कराची को पुरअमन शहर और बिल्कुल क्राइम फ्री एरिया बना सकते हैं। आइसोलेशन में ये काम नामुमकिन है, और ख़ास तौर पे हमारे काम के लिए तो कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन और उनकी गुडविल बहुत ज़्यादा अहम है। तो हम उसको बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं। रिक्वेस्ट यही होगी कि आप पुलिस के साथ ताउन करें, और इंशाल्लाह जो अगर उनकी कोई गलत बात नज़र आती है तो उसकी निशानदेही करें। आप देखें कि हमारा सिस्टम किक इन होगा, और इंशाल्लाह अकाउंटेबिलिटी सब जो सरकारी महकमे हैं उनमें पुलिस की किसी भी लिहाज से कम नहीं है। आप देखेंगे कि हम उसी तरह पकड़ते हैं अपने को। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब आपका। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे आपके इर्द गिर्द चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। परसेप्शन क्रिएट कैसे होती है? अभी हॉलीवुड की एक मूवी बनी कुछ अर्सा पहले, उसमें एक लेडी फ़ोन उठाती है, वो कहती है सर हमने टेररिस्ट कराची में पकड़ लिया। अब कराची टेररिस्ट, उस पर हमारी जो इदारे हैं उन्होंने फोकस किया और उस बात को उन्होंने कंप्लेन की कि हाउ डेयर क्या आपने कराची का नाम मूवी में लिया। फिर एक मूवी बनी जिसमें एक साहब जाते हैं अफ़गानिस्तान, वो अफ़गानिस्तान से आते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर वो अपने ऑफिस में फ़ोन करते हैं, कहते हैं नाउ आई एम सेफ़, आई एम इन पाकिस्तान, आई लेफ्ट अफ़गानिस्तान। ये 2 वर्ड हैं, ये कितनी बड़ी आपकी इमेज बिल्डिंग करते हैं, आपकी परसेप्शन क्रिएशन। अगर आप खुद अपने मुल्क के लिए या अपने शहर के लिए बैठ के जो बात करेंगे तो वो दुनिया में वो जाएगी। इसी तरह से आपके पास FDI आएगी, इसी तरह से आपकी अब दुनिया पैसों की है ना, आपके पास बिज़नेस कैसे आएगा, आपके पास बाहर से लोग इन्वेस्टर कैसे आएंगे, जब आप सबसे पहले अपने आप को अच्छा बोलेंगे कि हम अच्छे हैं, हमारा शहर अच्छा है, हमारा मुल्क अच्छा है, हमारे इदारे अच्छे हैं, तो बाकी भी आपको अच्छा कहेंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।